हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़ुलेखा आप सभी का अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बीएनएसएस एंड सीआरपीसी का तुलनात्मक अध्ययन वाली सीरीज़ का प्रारंभ कर चुकी हूँ। इसमें कई वीडियो इससे पहले अपलोड की जा चुकी हैं। आज हम उसके आगे की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और डिफिनेशन क्लास का ये तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने डिफिनेशन क्लास पे 2 पार्ट्स में वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप सभी ने हमारी पहले की वीडियो को काफ़ी सराहा है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम जिस डिफिनेशन की बात करेंगे वो हमारी जांच है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने हाई कोर्ट तक पढ़ लिया था और अब जो हम परिभाषा शुरू करेंगे वो परिभाषा जांच है। जांच को सीआरपीसी और बीएनएसएस में दोनों में परिभाषित किया गया है और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी स्लाइड में कि जांच की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर किया गया है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जांच की परिभाषा में, ये बीएनएसएस में नया ऐड किया गया है, जबकि सीआरपीसी में ये चीज़ नहीं थी। सीआरपीसी में भारत की परिभाषा थी, जिसे अब हटा दिया गया है और बीएनएसएस में भारत की परिभाषा नहीं दी गई है। तो सीधे से हम जांच पे आते हैं और इसको हम देखना शुरू करते हैं। देखिए, जांच को अगर हम देखें तो धारा 2(4) में परिभाषित किया गया है, यानी कि 2(1)K में जांच को परिभाषित किया गया है। इंग्लिश में इसे इंक्वायरी कहते हैं, हिंदी में इसे जांच कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जांच सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या कह रहा है कि जांच विचारण से भिन्न होती है तथा यह मजिस्ट्रेट द्वारा या इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। तो यहाँ से सिर्फ हमें 3 चीज़ें देखनी है। इस परिभाषा से 3 चीज़ें ही निकल के आती हैं। सबसे पहले आती है कि जांच क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जांच एक न्यायिक कार्रवाई होती है और ये मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। आगे समझिए। और यह न्यायिक कार्रवाई तो है, किंतु यह विचारण से भिन्न होती है। इसे कौन करता है जांच? तो ये मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि अच्छा, इसे कौन नहीं कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट न्यायालय तो कर सकते हैं, परंतु पुलिस अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जाती। अगर कोई भी कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है तो वो कार्रवाई जांच नहीं होगी। तो अगर हम इसके क्वेश्चन निकालें तो ये निकल के आता है कि जांच कौन करता है? तो यह जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। कौन नहीं कर सकता? तो पुलिस अधिकारी जांच नहीं कर सकता। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसका उद्देश्य क्या होता है जांच करने का? तो जांच का जो उद्देश्य होता है वो होता है किसी तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना, कि वो वास्तव में वो तथ्य है भी या नहीं। उस तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जांच में जो साक्ष्य लिया जाता है वो शपथ पर दिलाया जा सकता है और जो जांच है सदैव विचारण से पहले की जाती है, क्योंकि होता क्या है, जांच और विचारण जो होती है ये दोनों न्यायालय के द्वारा ही संपादित की जाती है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि जांच पहले होता है कि विचारण पहले होता है? तो जांच पहले की जाती है, विचारण बाद में की जाती है। अब अगर ये चीज़ आए कि हम जांच और विचारण को कहाँ से हम जांचना शुरू करें, कि किस कार्रवाई के बाद जांच शुरू होगी तो किस कार्रवाई के बाद विचारण शुरू होगा, तो इसके लिए हमने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था। आप समझिए, इसको चार्ज हमने बताया था, आरोप
चार्ज फ्रेम करने से पहले जितनी भी कार्यवाहियां न्यायालय द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न की जाती हैं, वे सभी कार्यवाहियां जांच की श्रेणी में आती हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वे कार्रवाइयाँ विचारण कहलाती हैं। बहुत ही सटीक अंतर हमने आपको बताया, और ये अंतर आपको इंटरव्यू के प्रश्नों के अंतर्गत देख सकते हैं। ये अक्सर हॉट क्वेश्चन माना जाता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप जांच और विचारण को कैसे अंतर करेंगे, कहाँ से जांच शुरू होता है, कहाँ से विचारण। तो सीधा सा आप याद कर लीजिए कि जो चार्ज फ्रेम करने से पहले जितनी भी न्यायिक कार्रवाई की जाती है, वे सभी जांच कहलाती है, जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। और चार्ज फ्रेमिंग के बाद जो भी कार्रवाई न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाती है, वे सभी कार्रवाइयाँ विचारण कहलाती हैं। और ये जो जांच होती है, यह सदैव विचारण में सहयोग करती है। विचारण के पूर्व मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो कार्रवाई संपादित की जाती है, वो जांच की श्रेणी में आती है, तो हम आपको बता चुके हैं। अब होता क्या है, विचारण आरोप के निर्माण के पश्चात प्रारंभ होता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझिए। इस संहिता के अध्याय 10 धारा 144 से 147 क्या है? अध्याय 10 आपका भरण पोषण से संबंधित है, जो कि धारा 144 से 147 तक के तहत आता है, जिसमें पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण की बात की गई है। तो ये जो कार्यवाही होती है, ये जांच प्रकृति की कार्यवाही मानी जाती है, जो पूर्व में सीआरपीसी चैप्टर 9 125 से लेकर के 126, 27, 28, 128 तक आती थी। ये आपकी उसमें थी चैप्टर 9 में सीआरपीसी में। और इसके अलावा परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति वाला जो अध्याय है, इसके अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है, वे सब जांच प्रकृति की कार्यवाही मानी जाती है। ये कुछ अंतर थे। सीआरपीसी में भी सेम डिफिनेशन दी गई है कि जांच विचारण से भिन्न होती है। ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन जांच किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। तो ये जांच की परिभाषा हमने देख ली। तो जांच बीएनएसएस में भी सेम परिभाषा थी और सीआरपीसी में भी इसकी सेम परिभाषा दी गई है। तो जांच में कोई विशेष अंतर नहीं है। सिंपल सा हमने देख लिया कि जांच न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, और इसके अंतर्गत जो कार्रवाई संपादित की जाती है वो न्यायालय मजिस्ट्रेट करता है, पुलिस इसके कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगली जो हमारी डिफिनेशन है, वो हमारी डिफिनेशन है इन्वेस्टिगेशन की या अन्वेषण की परिभाषा है। इसमें हम देखते हैं तो इस परिभाषा में थोड़ा सा अंतर चेंज किया गया है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जो नई बीएनएसएस है, इसमें स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जबकि सीआरपीसी में कोई स्पष्टीकरण ऐसा नहीं था। देखते हैं इसकी परिभाषा में। तो बताया गया है कि अन्वेषण सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि अन्वेषण कहाँ परिभाषित है। तो 2 क्लास 1L में इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया है, जबकि सीआरपीसी में इसे 2H में परिभाषित किया गया था। अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, और इसके अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट से भिन्न जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाती है। ये अन्वेषण की परिभाषा दी गई है। इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं तो निकल के आता है कि अन्वेषण कौन कर सकता है। तो अन्वेषण 2 लोगों को इसमें बताया गया है, परिभाषा में 2 लोग कर सकते हैं। एक तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, दूसरा है मजिस्ट्रेट से भिन्न इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति अन्वेषण कर सकता है, परंतु इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट नहीं आता है। ये 2 चीज़ें होगी। और दूसरा निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्री एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया हुआ है कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में इसके आने की प्रबल संभावना है। तो साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से अन्वेषण किया जाता है। अन्वेषण कौन करता है? तो सदैव पुलिस अधिकारी करता है।
अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है। यदि किसी विशेष विधि में इस संहिता के विपरीत बात हो तब विशेष विधि के नियम इस संहिता के प्रावधानों पर अधिभावी होते हैं। जहाँ तक संज्ञेय अपराध की बात है तो धारा 175(1) BNSS में पुलिस ऐसे अपराधों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट भी धारा 175(4) के तहत अन्वेषण का आदेश दे सकता है। ये 2 पॉइंट अन्वेषण के संबंध में स्पेशल थे, हमने आपको बता दिया। अन्वेषण कौन करता है तो पुलिस अधिकारी कर सकता है, या अन्वेषण के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति अन्वेषण कर सकता है। मजिस्ट्रेट कर सकता है कि नहीं तो अन्वेषण मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। अन्वेषण करने का उद्देश्य क्या होता है तो साक्ष्य एकत्र करना अन्वेषण करने का उद्देश्य होता है। क्या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण किया जा सकता है तो इसका जवाब होता है हाँ। इसके बारे में प्रावधान कहाँ पे है, इसके बारे में प्रावधान धारा 175(175) क्लास 1 BNSS में दिया गया है, जहाँ की संज्ञेय अपराध यदि गठित होता है और उसके मामले में FIR दर्ज की गई है तो वहाँ पे बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण किया जा सकता है। और पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को भी ये राइट है कि 175 क्लास 4 में वह अन्वेषण का आदेश पुलिस अधिकारी को दे सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराधों में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश से ही अन्वेषण कर सकता है। ये बात कहाँ बताई गई तो 174 BNSS में बताई गई है। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगली परिभाषा नहीं भी इसमें स्पष्टीकरण जो नया ऐड हुआ है उसको हम देख लेते हैं। स्पष्टीकरण BNSS में इसमें बताया गया है कि जहाँ किसी अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी संहिता के उपबंधों से संगत है वहाँ विशेष अधिनियम के उपबंध अधिभावी होंगे। क्लियर है, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है कि अगर इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई विशेष विधि बनी हुई है, जैसे मान के चलो हम अक्सर बताते हैं विशेष विधि के अंतर्गत जैसे SC/ST हो गया, आपका पॉक्सो हो गया या जो NDPS हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पेशल एक्ट हैं जो स्पेशल मैटर पे या स्पेशल स्थानों के लिए बने होते हैं। तो अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई बात लिखी गई है तो वहाँ पे वो अप्लाई करेगी, इस पर वहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी क्योंकि वो स्पेशल मैटर में वहाँ के ही कानून लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आपका जांच और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जांच की जो परिभाषा है वो आपके मेंस में भी आती है। जांच और विचारण के दोनों में अंतर पूछा जाता है। अन्वेषण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अन्वेषण भी पूछा जाता है। अन्वेषण आपका मेंस का भी टॉपिक है, इसलिए मैंने इन दोनों परिभाषाओं को थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी करके बताया है। बाकी जो छोटी परिभाषाएँ होंगी उसमें हम थोड़ा जल्दी बताएंगे, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके मेंस में भी आते हैं उस पर थोड़ा सा समय लेके बताएंगे, इसलिए आप धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। अगली परिभाषा हमारी आती है न्यायिक कार्यवाही। तो न्यायिक कार्यवाही आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि न्यायिक कार्यवाही कहाँ परिभाषित है और इसके अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता है, हम देखते हैं। तो न्यायिक कार्यवाही के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये परिभाषा कहाँ दी गई। तो आपकी जो न्यायिक कार्यवाही है वो BNSS में 2(1)M में इसकी परिभाषा दी गई है, जबकि CRPC में 2I में इसकी परिभाषा दी गई थी जुडिशियल प्रोसीडिंग की। जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। CRPC में देखते हैं तो CRPC में इसकी सेम परिभाषा दी गई है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। इसमें भी वही बताया गया है कि इसके अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सी 2-3 चीज़ें बताई गई हैं कि जो है आपकी जो न्यायिक कार्रवाई होती है, ठीक है, वो न्यायिक कार्रवाई कहाँ ली जाएगी। तो ये कहा गया है कि न्यायिक कार्रवाई का जो हमेशा लिया जाता है वो शपथ पर ही लिया जाएगा। साक्ष्य जो न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत जो साक्ष्य है वो शपथ पर लिया जाता है और ये कोर्ट की कार्यवाही होती है। आगे बढ़ते हैं तो बस आप ये याद समझ लीजिए, इसमें याद करने वाली चीज़ें क्या हैं कि न्यायिक कार्रवाई कहाँ परिभाषित है। 2(1)M में इसकी परिभाषा दी गई है। हम इन सबको याद करने की एक ट्रिक बना रहे हैं, हमारी ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक वीडियो स्पेशल लाऊंगी जिसमें हम आपको ये सारे ABCD जितनी भी चीज़ें बताई गई कि A में आपका ऑडियो वीडियो में परिभाषित है, B में बॉन्ड है, ये जितनी भी चीज़ें परिभाषा दी गई है कि मैं अच्छे से ट्रिक बना रही हूँ। ट्रिक हमें तैयार हो जाएगी तो मैं आप सबको जो है
अच्छे से तैयार करने से। ए में आपका ऑडियो वीडियो हो गया, बी में बेल हो गया, सी में आपका जो है सी में बेलेबल ऑफेंस हो गया, डी में बेल बॉन्ड हो गया, ई में बॉन्ड हो गया। तो ये मैं एक अच्छी स्ट्रिक बन जाएगी, मैं आप सबको अच्छे से वीडियो में बना के बता दूंगी। जब तक आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखना 2(1)M में न्यायिक कार्यवाही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग बताई गई है। और इसमें जो साक्ष्य है वो ऑलवेज शपथ पर लिए जाते हैं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो परिभाषा है वो हमारी है स्थानीय अधिकारिता की बताई गई है। दोनों परिभाषाएं सेम हैं, दोनों परिभाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं किया गया है। क्या है हम इसको देख लेते हैं कि स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत न्यायालय या मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। CRPC में 2J में बताया गया है। बस इसको केवल एक रीडिंग मान लेते हैं। क्या बताया गया है कि किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर या ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपने सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो ये आपका स्थानीय अधिकारिता बताएगा, या वह क्षेत्र बताता है जहाँ पे न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। वो बताएगा कि जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ऐसा स्थानीय क्षेत्र बताएगा। इसका निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। बस आप इसमें दो चीज़ें याद कर लीजिए कि स्थानीय अधिकारिता की परिभाषा 2N में दी गई है, CRPC 2J में थी, और इसका जो स्थानीय अधिकारिता का जो निर्धारण है वो कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ये आपका प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे मजिस्ट्रेट या न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना जान लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। अगली जो हमारी डिफिनेशन है वो CRPC में थी, के में थी महानगर क्षेत्र, जिसमें धारा 8 के अधीन महानगर जिन क्षेत्रों को घोषित किया गया वो आते थे, परंतु नई BNSS में महानगर क्षेत्र को रिपील कर दिया गया, अब उसे हटा दिया गया। इसलिए अब इसे ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस CRPC में जान लीजिए कि इसके बारे में के में परिभाषा दी गई थी जो कि अब हटा दी गई है। अगली जो हमारी परिभाषा आती है वो आती है हमारे असंज्ञेय अपराध की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा होने वाली है। आपके प्री पर्पस से भी और मेंस के पर्पस से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा होने वाली है। इसमें हम देखते हैं इस परिभाषा को। तो हमारी ये परिभाषा असंज्ञेय अपराध की चलिए देखते हैं असंज्ञेय अपराध। हमने संज्ञेय अपराध आपको बताया था, अब हम आते हैं संज्ञेय अपराध में। संज्ञेय अपराध जो हमारी परिभाषा था जी में हमने आपको बताया था कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, और असंज्ञेय अपराध हम यहाँ पे पढ़ते हैं ओ में पढ़ते हैं। 2(1)O में असंज्ञेय अपराध बताया गया है। इसमें हम देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है। यानी कि जो हमारी कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिफिनेशन थी, ठीक उसके विपरीत हमारी असंज्ञेय अपराध की परिभाषा। संज्ञेय अपराध में हमने क्या देखा था कि ऐसे अपराध होते हैं या कोई ऐसा मामला होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। परंतु असंज्ञेय मामले की अगर हम बात करें तो इन अपराधों में या इन मामलों में बिना पुलिस अधिकारी वारंट के साथ, यानी कि बिना वारंट के पुलिस अधिकारी या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं रखता है। धारा 39 BNSS इसका अपवाद बताया गया है, जहाँ की कोई पुलिस अधिकारी अपना अगर नाम और निवास ज्ञात करने हैं तो किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध में भी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति नाम निवास नहीं बताता है और मामला कैसा है, असंज्ञेय है, तो वहाँ पे नाम निवास ज्ञात करने हैं तो असंज्ञेय अपराधों में भी बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले थोड़े से कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इस संहिता की यानी कि बीएनएस की धारा 174 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण भी नहीं कर सकती है। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया भी था अन्वेषण की परिभाषा में, कि अगर संज्ञेय अपराध कारित किया गया है तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश एवं बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उस मामले में अन्वेषण भी कर सकता है। हमने अभी आपको बताया था अन्वेषण वाली परिभाषा में। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध होता है, ऐसी सिचुएशंस में पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और न बिना वारंट के ना तो गिरफ्तारी ही कर सकते हैं और साथ ही साथ वो अन्वेषण भी नहीं कर सकते हैं। असंज्ञेय शाब्दिक, अगर हम इसका असंज्ञेय शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो ये साधारण शब्दों में ऐसे अपराधों में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो कोई व्यक्ति ही प्रभावित होता है, पर्टिकुलर विशिष्ट व्यक्ति ही प्रभावित होता है। जबकि संज्ञेय अपराधों में हमने क्या बताया था कि वहाँ पे पूरा समाज प्रभावित होता है। और ये जो असंज्ञेय अपराध होते थे वो कम गंभीर प्रकृति के माने जाते हैं और इनकी सूचना बीएनएस की धारा 174 के तहत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसा अपराध हुआ होता है। और ऐसे अपराध में धारा 174 के तहत असंज्ञेय अपराधों में एनसीआर दर्ज होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। यह 2 प्रतियों में दर्ज होती है तथा यह शब्दशः ना लिख के इसका सार लिखा, बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसकी परिभाषा लिखी जाती है। तो ये हमने आपको परिभाषा बताई और काफ़ी डिटेल में जाके हमने बताया। संज्ञेय अपराध की परिभाषा हमने आपको कहाँ बताई थी, 2G में बताई थी कि कॉग्निजेबल की परिभाषा दी गई है। और यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी है O में। 2O में असंज्ञेय अपराध है और 2G में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। हमारी अगली परिभाषा हम देखते हैं। तो हमारी अगली परिभाषा 21P में अधिसूचना परिभाषित की गई है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना विपरीत है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है और सीआरपीसी में भी बहुत डिटेल नहीं बताया गया। अधिसूचना से राजपत्र में अधिप्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। ये आपकी परिभाषा आती है। बस सिंपल सा है, देख लीजिए कहाँ परिभाषित है। 21P में अधिसूचना परिभाषित है और ये कहाँ प्रकाशित सूचना अभिप्रेत है, तो इसके अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना। बस ये देख लीजिए। सीआरपीसी में 2M में बताया गया था। अगली हम परिभाषा देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ज़्यादा समय देने की भी हमें ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं तो अगली परिभाषा हम देखते हैं अपराध। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है अपराध की, ऑफेंस की। ऑफेंस की डिफिनेशन बीएनएस में 21Q में ऑफेंस की परिभाषा दी गई, जबकि सीआरपीसी में 2N में इसकी परिभाषा दी गई थी। और अगर ऑफेंस की हम परिभाषा देखें तो इसमें क्या लिखा गया तो काफ़ी बड़ी है, देख लेते हैं कि अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय पर्वत किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सकेगा। ये इसकी डिफिनेशन दी गई है। दोनों में डिफिनेशन अगर आप देखेंगे तो पशु अतिचार अधिनियम 1871 भी सेम है, दोनों में सेम परिभाषा है। किसी तरह का कोई चेंज इस परिभाषा में भी नहीं किया गया है। आगे हम इसमें देखते हैं इसके कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं अपराध, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो बहुत है ये। तो ये समझिए, सबसे पहले देखते हैं इसके साथ अगर आप चाहो तो बीएनएस की धारा 2 खंड 24 देख लीजिए, 2 क्लास 24 में इसमें जो है भी अपराध परिभाषित किया गया है। ठीक है, तब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम इसको तोड़ के समझते हैं कि अपराध किसे कहते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं अपराध की परिभाषा में, एक तो कार्य आता है, दूसरा लोप आता है। ठीक है, तो तत्समय विधि द्वारा दंडनीय बनाएगा। और ऐसा कार्य या लोप क्या होना चाहिए, वो कोई जो प्रेजेंट टाइम में कोई लॉ है या तत्समय पर्वत कोई भी विधि है उसके अंतर्गत वो एक्ट एंड ओमिशन को पनिश किया गया हो, उसमें पनिशमेंट दी गई हो, दंडनीय बनाया गया हो। और इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी आता है, देखें कोई लॉ है तत्समय पर्वत, ठीक है,
उसमें भी दंडनीय बनाया गया है। इसके अलावा पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत कोई ऐसा कार्य है जिसके तहत परिवाद किया जा सकता है तो वो भी अपराध की परिभाषा में आता है। ये बेयर एक्ट को हम तोड़ने के बाद हम इतना प्राप्त करते हैं। अगर बेयर एक्ट को तोड़ते हैं तो ये चीज़ मिलता है। क्या है, एक बार और फिर से देख लीजिए कि अपराध से निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। क्या क्या है, जैसे कोई ऐसा कार्य हो गया, लोप हो गया जो तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, या कोई ऐसा कार्य आता है जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है, तो वो सब क्या है, तो ये सब अपराध की श्रेणी में आएगा। तत्समय प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत जैसे BNSS तथा विशेष एवं स्थानीय विधि आती हैं। जैसे आपका BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गई, या कोई विशेष विधि हो गई, या स्थानीय विधि हो गई। ये सारी विधियां, जो ये शब्द लिखा हुआ तत्समय प्रवृत्ति विधि, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। IPC की धारा अगर हम देखें तो सेक्शन 40 में और BNS की धारा 2 खंड 24 में भी अपराध को परिभाषित किया। सबसे पहले हम IPC की धारा 240 देख लेते हैं। इसमें अपराध को स्पष्ट किया गया और बताया गया कि IPC के तहत विशेष विधि, स्थानीय विधि के तहत दिए गए अपराध आते हैं। IPC धारा 41 में विशेष विधि परिभाषित है और 42 में स्थानीय विधि को स्पष्ट किया गया था। अब अगर हम BNS में देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता में देखते हैं, तो क्लास 2 के खंड 24 में अपराध को परिभाषित किया गया और उसमें बताया गया कि जो अपराध या जो कार्य BNS में, भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय बनाए गए हैं, या विशेष विधि या स्थानीय विधि के तहत दंडनीय बनाए गए हैं, तो वे सब अपराध हैं और अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखें BNS की धारा 18 के अंतर्गत, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 खंड 18 में स्थानीय विधि है और 2 खंड 30 में विशेष विधि को परिभाषित किया गया है। तो हमारा इस तरह से अपराध कंप्लीट हो। हमने अपराध को CRPC में कहाँ बताया गया, हमने आपको वहाँ पे बताया कि 29 में बताया गया है, और IPC में 240 में परिभाषित किया गया है, ये हमने बताया। इसके अलावा BNS में हमने देखा 2Q में यहाँ पे परिभाषा दी गई है, और 2 खंड 24 में भी अपराध की जो परिभाषा दी गई है उसको हमने काफ़ी विस्तृत रूप से देख लिया। अगली हम परिभाषा की ओर चलते हैं। तो अगली परिभाषा हमारी स्थान की है, स्थान की नहीं है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी की परिभाषा हमारी आती है। अगली परिभाषा 2 खंड दा के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत आती है। ये परिभाषा हम देख लेते हैं। तो इस परिभाषा को हम अगर देखते हैं तो इसमें बताया गया पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी क्या है। पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं। किसके अंतर्गत, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत, जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित है या बीमार है या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दें तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। तो ये हमारी परिभाषा थी। देखते हैं इसको हम जरा तोड़ के समझते हैं कि जब पुलिस अधिकारी, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। तो इसके अंतर्गत आपको समझ आ रहा है कि कोई व्यक्ति है जिस पर पुलिस थाने का पूरा भार साधन का दायित्व है, वो व्यक्ति आता है। ठीक है, एकदम ये तो एकदम कंफर्म हो रहा है कि वह व्यक्ति जो आपका थाने का भार साधक, मतलब जो प्रमुख है, हेड है थाने का, वो हो गया। इसके अलावा जो इंचार्ज होता है, एक तो मेन इंचार्ज हो गया, दूसरा सेकेंडरी इंचार्ज हो गया। 2 लोग इसके अंतर्गत बताए गए कि जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, यानी कि जो मेन इंचार्ज है थाने का, वो अगर अनुपस्थित है, कहीं गया हुआ है या कोई अन्य कारण से अनुपस्थित है या बीमार है या कोई अन्य कारण से अपनी ड्यूटी को करने में असमर्थ है, तब ऐसी दशा में ऐसा कांस्टेबल, मतलब ऐसा पुलिस अधिकारी जो कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर की रैंक का हो, वो व्यक्ति भी थाने का इंचार्ज हो सकता है या थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है। इसके अंतर्गत 2 चीज़ों को बताइए, एक तो हमारा मेन इंचार्ज हो गया, और अगर वो बीमार है, अनुपस्थित या कोई अन्य कारण से अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में अगर कांस्टेबल से
पंक्ति के ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी है तो उसे थाने का भार साधन दिया जा सकता है। ये इसमें इतना बताया गया है। अब इसमें ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये देख लेंगे कि 2R में थाने का भार साधक अधिकारी बताया गया है और इसके अंतर्गत अगर वो बीमार है, असमर्थ, तो उसके स्थान पर कोई जो कांस्टेबल पंक्ति से ऊपर का पुलिस अधिकारी है तो उसे भी थाने का भार साधक अधिकारी बनाया जा सकता है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी डिफिनेशन है वो हमारी डिफिनेशन स्थान की है। स्थान की परिभाषा में आप अगर देखेंगे तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। जो परिभाषा आपके CRPC में थी वही परिभाषा आपके BNSS में भी दी गई है। सेम परिभाषा है, बहुत छोटी सी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत बताया गया है कि स्थान के अंतर्गत ग्रह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी हैं। CRPC वाली तरफ देखते हैं तो यहाँ भी सेम है कि स्थान के अंतर्गत ग्रह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी है। दोनों में सिर्फ अंतर क्या है कि इनके ABCD में ही अंतर है, इसके अलावा दोनों की परिभाषा सेम है। 2 धा में BNSS में है और 2 ता में CRPC में है। यानी कि अगर हम इसका देखें स्थान की तो 2S में प्लेस बताया गया है और CRPC में 2P में बताया गया है। 2R में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी था और 2S में प्लेस का बताया गया है डिफिनेशन। इसमें कोई विशेष नहीं, बस ये देख लीजिए ग्रह, भवन, तंबू, यान, जलयान। कितनी चीज़ें हैं? ग्रह, भवन, तंबू, यान और जलयान इसके अंतर्गत है। टोटल 5 चीज़ें आती हैं, यह स्थान आता है। फिर अगली परिभाषा देखते हैं तो CRPC में एक परिभाषा थी पहले प्लीडर की परिभाषा, जिसे BNSS में स्थान नहीं दिया गया, उसे हटा दिया गया है। क्या थी? एक बार हम इसको सही नज़र से देख लेते हैं। प्लीडर की परिभाषा में किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसा न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति विपरीत है और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे प्लीडर बताया गया है कि प्लीडर ऐसा व्यक्ति है जो विधि व्यवसाय करने के लिए आता है, यानी कि वकील हो गए, और इसके अंतर्गत अन्य व्यक्ति जो ऐसे कार्रवाई करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से यानी कि कोर्ट की परमिशन से जो नियुक्त होता था वो सब प्लीडर के परिभाषा में आता था। अब BNSS में इसकी परिभाषा को हटा दिया गया है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें इसे ध्यान में रखना तो है ही है कि ये परिभाषा थी, इसे हटाया गया है, और थी तो क्या थी ये तो हमने आपको बता दिया। अगली परिभाषा देखते हैं, पुलिस रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है पुलिस रिपोर्ट की। अब इसको देख लेते हैं। पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा, पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 21T में BNSS में दी गई थी और CRPC में 2R। CRPC में तो बहुत आसान था, R से रिपोर्ट, R में रिपोर्ट याद हो गई थी, लेकिन BNSS में T में परिभाषा आ गई अब तो, यानी कि ना में आ गई पुलिस रिपोर्ट। ना लोग कहते हैं पुलिस रिपोर्ट नहीं लगी, चलो ठीक है लगवाते हैं। BNSS देखते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया पुलिस रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 की धारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। CRPC की तरफ देखते हैं तो पुलिस रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की धारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। तो दोनों परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि दोनों में विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ धारा का अंतर है, बाकी चीज़ें सेम है। यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट मानी जाती है। ये चीज़ दोनों में कही गई। अंतर क्या है? दोनों में धाराओं का अंतर है। यानी कि CRPC में 173(2) के तहत जो पुलिस रिपोर्ट पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजता था वो आती थी, वही रिपोर्ट अगर हम BNSS में भेजते हैं तो वही रिपोर्ट 193(3) में भेजी जाती है। वो पुलिस अधिकारी अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो कोर्ट में भेजता है वही रिपोर्ट है। सेम चीज़ें सेम है, सेंस भी सेम है, बस धाराएं बदल गई हैं इस वजह से थोड़ा सा, बाकी दोनों में चीज़ें एक ही है, ठीक है। और पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देना चाहेंगे कि पुलिस रिपोर्ट 2 तरह की होती है। एक होती है जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जैसे अब थोड़ी सी कहानी समझिए, एक किसी मामले में FIR दर्ज हो गई। अब क्या होगा? FIR दर्ज होगी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 चीज़ें होती हैं। अगर उस मामले में साक्ष्य पर्याप्त हैं या लगता है मैटर बनने लायक साक्ष्य इकट्ठा हो गए हैं तो ऐसी दशा में पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है। पुलिस रिपोर्ट
साक्ष्य कंप्लीट होने का भी होता है। और अगर इन एफआईआर दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया, लग रहा है कि जिस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है ऐसा कोई मामला नहीं बनता है, तो वहाँ पे भी जो है पुलिस रिपोर्ट ही भेजी जाती है, लेकिन उसका नेचर चेंज करके उसे साक्ष्य अपर्याप्त की दशा में, यानी कि खात्मा रिपोर्ट भी कहते हैं, या एफआर भी कहा जाता है कि फाइनल रिपोर्ट लग गई, लेकिन वो होती तो रिपोर्ट ही है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी है पुलिस थाने की। पुलिस थाना क्या है? पुलिस थाना भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए। ये देख लीजिए पुलिस थाना कहाँ परिभाषा गया, सीआरपीसी में 2R में पुलिस थाना परिभाषा गया, जबकि सीआरपीसी में पुलिस थाना जो था वो S में था, 2S में पुलिस थाना था, जबकि BNSS में 21U में पुलिस थाना हो गया। यू में यानी कि पा में पुलिस थाना। हिंदी में तो याद करने में बहुत आसान है, पा से पुलिस थाना, पा से पा, ठीक, ये हो गया। क्या बताया गया कि पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान विपरीत है जिसे राज्य सरकार या साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई चौकी भी हो गया या कोई ऐसा स्थान हो गया जिसे सरकार द्वारा पुलिस थाना घोषित कर दिया कि अब ये स्थान थाना माना जाएगा। अब इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निमित्त कोई भी निर्दिष्ट या कोई स्थान भी क्षेत्र, यानी कि कोई चौकी भी आती है पुलिस थाने के अंतर्गत, या कोई ऐसा स्थान बना दिया जाएगा कि अब से ये स्थान पुलिस थाना समझा जाएगा, तो वो आएगा। इधर देख लेते हैं, इसमें भी सेम परिभाषा, विशेष कोई अंतर नहीं है कि पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान विपरीत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। ठीक है, इसमें कोई आपको विशेष नहीं कुछ खास इम्पोर्टेंट है, बस आप देख लीजिए कि धारा 2 में पुलिस थाना बताया गया, सीआरपीसी में धाम में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो सीआरपीसी में अब यहाँ पे देखिए ज़रा, तो सीआरपीसी में 2 खंड नाम में विहित की परिभाषा दी गई थी। इसमें बताया गया इस संहिता के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, परंतु BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस परिभाषा को भी स्थान नहीं दिया गया, अब हटा दिया गया है। अब हम अगली परिभाषा पर आते हैं, तो अगली परिभाषा हमारी है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक को BNSS में 2 में परिभाषित है, जबकि इसे पा में परिभाषित किया गया है। इसको हम देखते हैं, इसके अंतर्गत हम देखें तो देखते हैं इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है कि लोक अभियोजक से धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी है। ये हमारी BNSS की परिभाषा हो गई। सीआरपीसी में देखते हैं तो धारा लोक, इसमें बताया गया है लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी है। अब दोनों परिभाषाएं सेम है, सिर्फ धारा का अंतर है। इसमें धारा 18 के अधीन BNSS में बताया गया, जबकि सीआरपीसी में धारा 24 के अधीन बताया गया है कि इसके अंतर्गत जिनको नियुक्त किया जाता है विशेष सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं लोक अभियोजक को धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति विपरीत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के, यानी कि जो धारा 18 के अधीन जिन व्यक्तियों को लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है वे व्यक्ति आते हैं। 2 लोग इसमें बताए गए। दूसरा कौन आता है कि जो इनके निर्देशों के, यानी कि लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन जो कार्य करता है वो भी लोक अभियोजक की परिभाषा में आता है। ये इतना इन्होंने बताया। अब अगर हम देखते हैं धारा 18 BNSS के अंतर्गत अगर हम जाएं, अब धारा 18 पे अगर हम आते हैं तो उसकी बात करें तो उसमें बताया गया है कि लोक अभियोजक नियुक्त होने की पात्रता बताई गई है कि जो व्यक्ति 7 साल तक के अधिवक्ता का अनुभव रखता है वह व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त जाना है तो ऐसी दशा में जो पात्रता है वो थोड़ी बढ़ जाती है। उसकी प्रैक्टिस जो है 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10 वर्ष तक जो किसी व्यक्ति ने वकालत का अनुभव रखा हुआ या वकालत किया हुआ है तो वह व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के पात्र माना जाता है। सीआरपीसी में अगर हम जाएं तो वहाँ पे मैंने बताया था 2U में जो है लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया। उसके अंतर्गत बताया गया था कि 2 खंड धारा 24 के अंतर्गत जो लोक अभियोजक न्यायाधीशों के मामले में अभियोजन का संचालन करते हैं वे लोक अभियोजक होते हैं और उनके निर्देशों के अधीन जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे भी लोक अभियोजक की परिभाषा में आते हैं। अब अगर हम आगे अब देखें तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लोक अभियोजक की परिभाषा भी। अगली परिभाषा पर हम जाते हैं तो देखते हैं 2 खंड बा में उपखंड की परिभाषा दी गई है, जबकि सीआरपीसी में 2V में उपखंड की परिभाषा दी गई थी, यानी कि बा में उपखंड है, इधर भी
फा में उपखंड क्या बताया गया कि किसी जिले का कोई उपखंड अभिप्रेत है। सीआरपीसी की श्रेणी में देखते हैं तो बताया गया उपखंड से कोई जिले का कोई उपखंड अभिप्रेत है। तो ये हमारी परिभाषा भी कंप्लीट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ऐसे देख लीजिए। अगली परिभाषा जो हमारी आई है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्री मेंस इंटरव्यू दोनों के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी ये वाली परिभाषा। हम इसमें देखते हैं तो ये हमारी अगली परिभाषा है समन मामला। छोटा सा शब्द है, 2 शब्दों का, समन मामला क्या है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित हो जो वारंट मामला नहीं है। सिंपल सा कि अगर ऐसा मामला है कि वो किसी संबंधित है अपराध से और वो क्या नहीं है, वो वारंट मामला नहीं है। 2 चीज़ें आ गई, ठीक। सीआरपीसी में डेफिनेशन में देखते हैं तो बताया गया समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित और जो वारंट मामला नहीं है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, किसी प्रकार का भी कोई अंतर नहीं किया गया। सिर्फ जो सीरीज है क ख ग या ABCD वाली, सिर्फ उसी में अंतर किया गया है। BNSS में भा में बताया गया और सीआरपीसी में टू बा में बताया गया है समन मामला। अब देखिए ज़रा इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या है इनके बारे में, क्योंकि ये जो है आपका प्री मेंस इंटरव्यू दोनों तीनों स्टेजेस पे काम करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके आपको डीपली जाके समझना होगा। देखिए ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित है, अपराध की परिभाषा हमने अभी आपको बता दी ऊपर जाके, इससे पहले हमने आपको अपराध की परिभाषा बताई, ठीक है। तो क्या है ऐसा मामला, अपराध से संबंधित हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ें क्या है कि ये जो मामला है वो वारंट मामला नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें निकल के आई। फिर अब देखते हैं तो अब ऐसा अपराध जिसमें दंड 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम का कारावास या केवल जुर्माने से दंड हो। ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास के सिवाय दंड का जिन मामलों में उपबंध किया गया है वे मामले समन मामले माने जाते हैं। यानी कि जो 2 वर्ष से कम के मामले हैं जिसमें 2 वर्ष पूरा 2 वर्ष की सज़ा दी गई है या 2 वर्ष से कम की सज़ा 1 वर्ष हो गया, 6 महीने हो गया या 1.5 वर्ष, कितनी भी सज़ा, ये 2 वर्ष तक या उससे कम के जितने भी सज़ा वाले होते हैं या केवल जुर्माना हो गया, वे सभी मामले कैसे मामले होंगे, समन मामले माने जाएंगे। अब देखिए सीआरपीसी जब 1898 में जब बनी थी, हमने आपकी जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने इसका पूरा इतिहास बताया था। तो वहाँ पे समन मामला जो माना जाता था जिसमें केवल 6 महीने की सज़ा दी जाती थी, 6 महीने की सज़ा, कारावास कितना होना चाहिए, 6 महीने तक, या केवल जुर्माने से दंडनीय था, वो समन मामला माना जाता था 1898 में। फिर इसमें संशोधन हुआ, देखिए पूरा इतिहास में बता रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। 1955 में संशोधन किया गया और इसकी सीमा को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। यानी कि 1898 वाली सीआरपीसी में समन मामला कौन हुआ करता था जिसमें 6 महीने की सज़ा, कारावास की सज़ा दी जाती थी या केवल जुर्माना। और फिर 1955 में संशोधन करके इसकी जो सीमा थी बढ़ा करके 1 वर्ष कर दी गई। फिर चेंज करके 1973 में इसकी सीमा 2 वर्ष तक कर दी गई। इससे क्या समझ में आ रहा है कि समन मामला की जो परिभाषा है उसका पैरामीटर बदलता रहता है। 1898 में केवल जुर्माने से दंडनीय और या जो 6 महीने की सज़ा वाले, कारावास की सज़ा वाले अपराध थे वे माने जाते थे। फिर 1955 में चेंज करके 1 वर्ष तक किया गया। फिर 1973 सीआरपीसी जो थी 1973 वाली, उसमें इसकी सज़ा 2 वर्ष तक कर दी गई। अब समन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, समन कहते नहीं, कोर्ट से समन आया, समन, तो ये समन का शाब्दिक होता है बुलावा पत्र, यानी कि कोर्ट से बुलावा आया है पर्टिकुलर, जिसमें तारीख बताई गई है, उस कोर्ट पे आप हाजिर हुए। समन न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, समन न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और इस पर जो कोर्ट का जो अधिकारी होता है, जिसे पीठासीन अधिकारी कहते हैं, उसका हस्ताक्षर होता है और उसकी एक मुहर लगी होती है, हस्ताक्षरित और मुहर लगी, जिसे मुद्रांकित कहा जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं मुद्रा लगी हुई, यानी कि मुहर लगी हुई है। और ये सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है जिसको कोर्ट में हाजिर होना है या जिसे न्यायालय बुलाना चाहती है। और जो समन होता है वो हमेशा 2 कॉपीज़ में जाता है। एक कॉपी जिसके नाम समन जारी किया गया उसको दे दिया जाता है, दूसरी कोर्ट में वापस आ जाती है। और इस समन के बारे में द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 2 में भी बताया गया है। जबकि साक्षी के नाम समन का प्रारूप कौन सा है, तो साक्षी का प्रारूप
4 में बताया गया है, में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, समन लेने से इनकार करना अपराध नहीं होता है। सीआरपीसी और बीएनएसएस की धारा 227(1)A में बताया गया कि अगर न्यायालय को लगता है कि कोई मामला समन मामला प्रतीत होता है और अभियुक्त की हाजिरी के लिए वो समन जारी करेगा, और अगर मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन या वारंट जारी कर सकता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं होता है। इसका अपवाद है कि धारा 90 में दिया गया कि जहां न्यायालय समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। ये हमने इसकी परिभाषा देख ली और इसमें जो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी हमने बता दिया। अगली परिभाषा की ओर हम चलते हैं। तो समन के बाद जो हमारी परिभाषा है वो हमारी आती है पीड़ित की परिभाषा। पीड़ित की परिभाषा, ये परिभाषा बताई गई है 21Y में परिभाषित किया गया है। क्या है पीड़ित व्यक्ति, जबकि सीआरपीसी में 2W में परिभाषित किया गया था। अब देखिए थोड़ा सा अंतर दोनों परिभाषाओं में। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि पीड़ित से कोई ऐसा व्यक्ति विपरीत है जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस भी है। अब इधर देखते हैं सीआरपीसी में। तो देखिए सीआरपीसी में पीड़ित की परिभाषा मूल परिभाषा नहीं थे, इसे संशोधित करके बाका में जोड़ा गया था और बताया गया था कि ऐसा व्यक्ति विपरीत है जिससे उस कार्य या लोभ के कारण हानि या क्षति कारित हुई है, जिसके लिए उस अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी आता है। ये तो हमने बेयर की लैंग्वेज देख ली। अब थोड़ा सा इसके बारे में तोड़ के हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पीड़ित जो सामान्य शब्दों में हम देखते हैं, तो पीड़ित से क्या पता चलता है? पीड़ित व्यक्ति कौन होता है? जिसे कोई कष्ट हो, हानि हुई हो, तकलीफ हुई हो, ठीक है, जैसे किसी को नुकसान हुआ हो या किसी को क्षति हुई हो, उसके अंदर उसके जो संरक्षक हैं, वारिस हैं, वो सभी इसके परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं तो ये क्षति या जो हानि हुई है ये कैसे हुई हो, तो वो किसी के कार्य से हुई हो या किसी के ऐसे लोभ के कारण हुई हो, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो हमने बताया पीड़ित तो स्वयं आता है, और इसके अलावा उसके जो विधिक वारिस हैं या उसके संरक्षक हैं वो भी आता है। सीआरपीसी की धारा 395 में पीड़ित को प्रतिकर देने का आदेश न्यायालय दे सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। बताया गया कि जब कोई न्यायालय कोई दंडादेश देता है, जब यह आदेश दे सकता है कि जुर्माने का कोई भाग प्रतिकर के रूप में पीड़ित को दे सकता है। यानी कि जब जजमेंट आता है तो वहाँ पे कोर्ट चाहे तो वहाँ पे कह सकता है कि जुर्माने की इतनी रकम जो पीड़ित पक्षकार है उसको दिया जाए, ये कोर्ट आदेश कर सकता है। ऐसा कहाँ लिखा गया है? तो बीएनएसएस की धारा 395 में बताया गया है। और जो हमारी जो संहिता है ये बीएनएसएस की धारा 396 के तहत इसकी पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में भी प्रावधान किया गया है। और ऐसे प्रतिकर का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है कि पीड़ित प्रतिकर का निर्धारण या जो प्रतिकर का निर्धारण है वो कौन करता है। ये एमपी में कई बार एग्जाम में पूछा गया। जब मैं खुद एक एग्जाम में कंडक्ट कर रही थी तो वहाँ पे मेरे सामने भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रतिकर का निर्धारण कौन करता है, कितना दिया जाएगा कितना नहीं, ये निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्वेश्चन है। तो ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। आवेदन दिए जाने के 2 माह के भीतर ऐसा आदेश किया जाता है। ये आपको हो गया। सीआरपीसी में कि हम देखते हैं तो सीआरपीसी में आपको बता ही चुके हैं कि सीआरपीसी में मूल परिभाषा नहीं थे। इसे सन 2009 में यानी कि 31 दिसंबर 2009 में इस धारा को जोड़ा गया था। ये मूल धारा सीआरपीसी यानी कि 1973 की जो सीआरपीसी थी उसमें ये मूल धारा नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया था। और इसमें जो पीड़ित के बारे में जो प्रावधान था सीआरपीसी में धारा 357 में दिया गया है, और 357 में 357A में इसकी स्कीम की बात की गई है। अब हम अगली डिफिनेशन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपकी सारी लगभग डिफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 2 चीज़ें बची हुई है। देखिए वारंट मामला आपकी बस आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशन है वो वारंट मामला है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, बस आपकी ये डिफिनेशन भी कंप्लीट होने वाली है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होने वाली है। वारंट मामला की परिभाषा हम देखते हैं तो वारंट मामला से ऐसा मामला विपरीत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। सीआरपीसी में भी सेम परिभाषा है कि वारंट मामला से ऐसा मामला विपरीत है जो मृत्यु,
आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। सेम चीज़ें हैं कि जो 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय है, उसमें मृत्यु दंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो ये सभी अपराध या मामला क्या होंगे, तो ये वारंट मामला होंगे। ठीक है, तो हमारी सिंपल सी परिभाषा इतना कह के चुप हो गए। क्या हमें इतने से सब समझ आ गया, सारे फैक्ट क्लियर हो गए? नहीं क्लियर हुए। इसीलिए मैं आपको हर डेफिनेशन पे एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ। आप उनको अच्छे से समझ, अगर आप उनको अच्छे से नोट भी करते रहें तो आपके मेंस की चीज़ें तैयार होती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ऐसा मामला हम आपको बता ही चुके हैं जब मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय है। देखिए 2 वर्ष से कम की सजा होगी तो हम क्या मानेंगे, समन मामला। 2 वर्ष से अधिक का दंड है, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है, तो वो कौन सा मामला होगा, वारंट मामला। दोनों में चीज़ें अंतर होगी। देखिए आप एक तरफ समन रखिए, एक तरफ वारंट रखिए और दोनों को अच्छे समझिए। पहले वारंट मामला समझ लीजिए, फिर दोनों में अंतर करा देते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो हो गया 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास या दंडनीय मामले वारंट मामला होता है, समझिए। अब हम अगर देखते हैं तो क्या कहते हैं, सामान्यतः गिरफ्तारी गिरफ्तारी का वारंट या एक अधिक पुलिस अधिकारी के नाम जारी किया जाता है। ठीक है, परंतु कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का वारंट प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया। देखिए वारंट मामला हम पढ़ रहे हैं तो वारंट के बारे में भी तो जानना चाहिए। वारंट के बारे में भी इस संहिता में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो पहले वारंट मामला देख लिया कि जो 2 वर्ष से अधिक का है, मृत्युदंड, आजीवन का, वे सभी मामले क्या होंगे, वारंट मामले होंगे। और वारंट जो जारी होता है वो पुलिस अधिकारी द्वारा जारी होता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी जारी कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जाके उसका एग्जीक्यूशन करवा सके। ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जाता है। वारंट एक प्रति में न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। एक प्रति में जारी किया, तभी हमने समन बताया था, 2 कॉपी बताई थी। यहाँ पे देखिए ये भी अंतर भी हो गया। ये देखिए बहुत बड़े अंतर हुआ। समन 2 प्रतियों में, वारंट 1 प्रति में जारी किया जाता है। पुलिस अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि जो वारंट में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उस व्यक्ति को हाजिर कराए, गिरफ्तार करके लाया जाए यहाँ पर। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं हो। इस खंड में उल्लेख किया गया है कि मजिस्ट्रेट यदि उचित समझे तो वारंट मामलों में गिरफ्तारी का वारंट ना जारी करके समन भी जारी कर सकता है। बिल्कुल, संहिता की धारा BNSS 90 के तहत समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। गिरफ्तारी के बारे में विस्तृत प्रावधान अगर हमें देखना है तो 72 से 83 तक में दिया गया है। गिरफ्तारी का वारंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है जमानती, दूसरा अजमानती। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़े से एक नज़र हम CRPC वाले प्रोविजन पे भी डाल लेते हैं। 2X में वारंट मामला बताया गया, सेम परिभाषा है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय जो मामले होते हैं वो वारंट मामले होते हैं। धारा 204 खंड 1B CRPC में प्रावधान किया गया है कि अगर सामान्यतः वारंट मामले में वारंट ही जारी किया है, परंतु संहिता की धारा यानी कि CRPC की धारा 87 के तहत न्यायालय समन मामलों में भी समन के स्थान पर या इसके अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है। इसके प्रारूप द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 2 में किया गया है तथा जमानती वारंट के बारे में प्रावधान धारा 71 CRPC में किया गया। विस्तृत प्रावधान अगर हम देखना CRPC में तो धारा 70 से लेकर 81 तक में किया गया है। ये हमारी वारंट मामले की परिभाषा जो CRPC में बताई गई वो हमने देख ली। इस तरह से हमारी ये परिभाषाएं कंप्लीट हो गई है। अब हम अगला देखते हैं। तो अब अगला कोई शब्द परिभाषित नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ बताया गया है। क्या बताया गया हम देख लेते हैं। देखिए CRPC में बताया गया, पहले BNSS देख लेते हैं। पहले CRPC देख लेते हैं। शब्द लास्ट की जो हमारी परिभाषा है CRPC की 2I है, इसमें बताया गया है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उनके संहिता में। क्या मतलब हुआ इसका CRPC में इन्होंने कह दिया। इन्होंने ये कहा कि देखिए यहाँ पे A से लेके Y तक जो CRPC में डिफिनेशन क्लास हमने बताई है, ऐसा तो है नहीं कि वही सारे शब्द हैं इसमें और अन्य शब्द नहीं आएंगे। देखिए परिभाषा का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक शब्द जो आपको बार बार मिलेंगे उनका अर्थ बताया जाता है कि इसका मतलब क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जाती हैं, ताकि वो शब्द अगर आपको मिले तो आपको परेशान ना करे कि समन मामला होता क्या है, ये अपराध में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, जांच क्या होता है, विचारण क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर रहेंगी तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया, तो 26 शब्दों को परिभाषित किया गया। क्या केवल यही शब्द हैं, आगे और कोई शब्द नहीं मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। अगर कोई शब्द ऐसा है जो इस परिभाषा खंड में नहीं दिया गया है
तब हम उसका अर्थ क्या समझेंगे। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है, सीआरपीसी में बताया गया कि अगर कोई ऐसा शब्द है जो इस परिभाषा खंड में नहीं दिया गया, अगर उस शब्द की परिभाषा आईपीसी 1860 में दी गई है, तो उस शब्द का वही अर्थ निकाला जाएगा जो आईपीसी में बताया गया है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं बीएनएसएस वाली पार्ट में। इसमें बताया गया उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त इसमें प्रयुक्त हैं, परिभाषित नहीं है। ठीक है, वही चीज़ें कि अगर हमारे बीएनएसएस में कुछ चीज़ें, कुछ नए शब्दों को या ऐसा शब्द है जो परिभाषा में नहीं है लेकिन यहाँ पे वर्णित किया गया है, तो उनका क्या अर्थ निकालेंगे। तो बताया गया है कि यहाँ नहीं है, लेकिन वे शब्द या तो आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के और भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में बताए गए। देखिए सीआरपीसी में केवल आईपीसी था, यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर कोई शब्द या पद यहाँ बीएनएसएस परिभाषा खंड तो 26 शब्दों में नहीं आता है, वो शब्द भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत परिभाषित है या आईटी एक्ट के अंतर्गत परिभाषित है, तो जो बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में या आईटी एक्ट में परिभाषा दी गई है, उसका सेम वही अर्थ यहाँ लिया जाएगा। इतना ये चीज़ सिंपल सा बता दिया। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं जिसे थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हमारे यहाँ शब्दों को परिभाषित किया गया, वहाँ नहीं किया गया, उसकी तो पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। खैर, इसको हम रोकते हैं, वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन खुशी की चीज़ ये है, अच्छी चीज़ ये है कि हमने डिफिनेशन क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा डिफिनेशन क्लास कंप्लीट हो गया है, 3 पार्ट्स में ये कंप्लीट हुआ है। बट कोई नहीं, इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना चीज़ें आपको मैंने यहाँ बताया है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी और काफ़ी डीप में जाके मैंने बताया है। बट परेशान मत होइएगा कि मैम की वीडियो बहुत लंबी हो रही हैं, क्योंकि देखिए मैं चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू तक जा रहे हैं, भले उसमें हम 5 मिनट ज़्यादा समय ले रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताते चलूँ। अगर आप यहाँ पे सुने रखेंगे, फिर यही चीज़ें आगे रिपीट होंगी या इनके बारे में कोई चीज़ मैं बताऊंगी तो आपको याद आएगा, अच्छा ये तो डिफिनेशन क्लास में बताया गया था। आपको चीज़ें कोरिलेट होंगी अच्छे से, मतलब याद होगी, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड नज़र आएंगी, कनेक्ट होती हुई नज़र आएंगी कि हाँ ये चीज़ें वहाँ भी थी, यह बताया गया है। तो आप बस धैर्य के साथ सुनते जाइए अच्छे से। उम्मीद करिए कि जिस दिन हम ये सीआरपीसी कंप्लीट करेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, आप ये जो बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है सीआरपीसी बीएनएसएस होता है, इसको लोग अक्सर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये जल्दी समझ नहीं आती है। बट आप इतना यकीन मान के चलिए कि जिस दिन हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, पूरी संहिता को, आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वाले व्यक्ति बन चुके होंगे कि आपकी अच्छी पकड़ इस सब्जेक्ट पे आ चुकी होगी और आप खुद भी अच्छे से अगले को पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि आपको बैठे बैठे यहाँ पर मैं क्लास के दौरान ही मैं आपको कोड की प्रोसीजर भी मैं बताती हूँ और मैं एक एग्जांपल के जैसे भी मैं अच्छे से बताती हूँ चीज़ों को, आप ढंग से समझते भी है। आपकी सारी वीडियोज़ में मैं अपनी वीडियो जो है उसमें मैं आप सबका प्यार और सहयोग देख रही हूँ। आप लोग को जिस तरह से आप हमारी वीडियो को सराहते हैं, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और बस इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं जल्दी जल्दी ये वीडियोज़ लाती रहूँ, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को रोकती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।